नमस्कार। शब्दकोश के जल सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हूँ जो कहीं ना कहीं आपके हितों पे कुठाराघात करता है। हमारी अपनी मर्यादा है या फिर ये कहें कि हमारी अपनी हैसियत है उतनी सीमित है कि हम इन सवालों पर गौर कर भी नहीं पाते और गौर करें तो सामने वाले से पूछ नहीं पाते। बात कर रहा हूँ हमारे नेताओं की आकूत धन संपत्ति पर। अभी जब लोगों ने नामांकन दाखिल किए तो अब जैसे का एक परंपरा बन गई है कि कोई भी आदमी जब पर्चा दाखिल करता है तो उसे अपनी संपत्ति बतानी पड़ती, कम से कम वो तो बता ही दो जो नंबर 1 की है। यहाँ ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि अभी अपन बात करेंगे सिर्फ नंबर 1 की संपत्ति की, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है। तो जब इन लोगों ने विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अपने पर्चे दाखिल किए तो साथ में वो एफिडेविट भी लगा जिसमें बताया गया कि हमारे पास इतनी अचल संपत्ति है, इतनी चल संपत्ति है, इतना नगद हाथ में, इतना बैंक में, इतना कैश है, इतना जेवर है, इतने व्हीकल है, वो सब इनको बताना पड़ता है। तो अब जब अपन ने वो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन हमारे जैसी की आदत है कि हम उतने ही देते जितना हमारे मतलब का होता है। जो हमारे मतलब का नहीं होता उसको हम एक सही निगाह पे देते, उसको एक साइड निकाल देते, ताकि सही बात यह है कि ये मसला भी हमारे मतलब का ही है। पहले आते हैं आंकड़ों पर। जितने भी ये जो प्रत्याशी हमने देखे उसमें बहुत कम है जो लखपति है, बहुत कम। बाकी सब करोड़पति, अरबपति और एक आध खरबपति भी है। यानी कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है लोकसभा में, विधानसभा की बात अभी नहीं करेंगे अपन, तो लोकसभा में जितने हमारे प्रतिनिधि हैं इनमें से कोई भी हमारे जैसा तो नहीं है। हमारे जैसा मतलब हमारे स्टैंडर्ड का, जो हमारे दुख को समझे, हमारी परेशानी समझे, हमारी बात करे। जब ऑलरेडी वो करोड़ों और अरबों के मालिक हैं तो फिर कैसे उनको पता चलेगा कि आज सब्जी मंडी में धनिया क्या भाव था। वो कब बाजार में जाके पता लगाते हैं कि जब हींग लेने गए तो वो अब 250 रुपए की 1 तोला हो गई है। मतलब कुल मिला के इतनी आए और समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये आई कहां से। ये हम मानते हैं कि उनके पास एक बहुत, सबके पास अभ्यस्त और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इनकी शीट तैयार करते हैं, वो सब इनके रिटर्न की तरीके दाखिल करवाते हैं कि सब कुछ वाइट में रहता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई धंधा रोजगार तो हम लोग भी करते हैं। अब यहाँ पे हम उन 10-25 बड़े घरानों की बात नहीं करेंगे जिनमें टाटा, अंबानी, अडानी और ये सब बिरला, डालियां ये सब आ जाते हैं। हम बात करेंगे एक मध्यम वर्गीय की या उस दुकानदार की जो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके दिन भर ग्राहकों की चोरी करता है, उनके नखरे झेलता है, तब भी वो इतनी तरक्की नहीं कर पाता, तब भी वो इतनी संपत्ति नहीं बना पाता जितनी संपत्ति एक नेता की बन जाती है। एक नेता की जब वो पार्षद बनता है तो लखपति की तो गारंटी है उसकी होने की, और कहीं वो अपने क्षेत्र की नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाए तो वो करोड़पति के आसपास पहुंच जाता है। और यदि वो नगर पालिका या जिला स्तर पर कहीं तो फिर कई करोड़ों का पति। और यदि नगर निगम के महापौर कहीं बन गए तो उस पास पूरी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाती है। आप देखो सब कुछ आ गया। अपवाद स्वरूप एक आध ठीक है गरीब निकल आएगा नरेंद्र मोदी जैसा, बाकी की स्थिति यही है कि ये समझ में नहीं आता है आखिर ये खेती करती है तो क्या इनके खेत में क्या सोने की वालियां होती हैं कि चांदी की धान उत्पन्न होती है कि इतना पैसा बढ़ जाता है। हर बार बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कैलकुलेटर में इनके अगर डिजिट इनके फाउंड करें तो वो पूरे डिजिट नहीं आ पाते कैलकुलेटर में, कई बार इतना पैसा। और है कौन? ये जनप्रतिनिधि है हमारे, जो हमारी सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं बेचारे। तो कम से कम कहने का आशय ये है, चुनाव आयोग ने जब इतने रास्ते खोल दिए हैं तो हम इनसे कभी पूछ नहीं पाते कि कल तक हमसे आप हमसे मानते कपड़े पहनते थे। मैं ऐसे नेता को जानता हूँ, ग्वालियर के, वो ग्वालियर का नेता जब मध्य प्रदेश में बैठक लेने आता था अपनी विपक्षी पार्टी में, तब ये ग्वालियर चलता था। मुन्ना नाम है इसका, मुन्ना भैया बोलते थे। जब ग्वालियर चलता था तो गुनाह में इसके कुछ वेलविसर थे, तो ये वेलविसर चंदा करते थे आपस में 7-8 लोग, और चंदा करके
कुर्ता पजामा सिलवाते थे नया और एक स्वापी केसरिया कलर की, और वो उनको भेंट की जाती थी कि थोड़ा अच्छे से जाओ, मीटिंग में जा रहे हो भोपाल। अब वो नेताजी अरबों के मालिक हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिला के स्थिति यही है कि कुछ को तो खुद सामने देखा है कि इनके कपड़े पार्टी के कार्यकर्ता सिलवाते थे, तब ये मीटिंग में इज्जत से जा पाते थे। और अब स्थिति ये है कि उनकी गर्दनी घूमने में कई सेकंड लग जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि साहब मैं गोविंद राठी। तो कुल मिला के बात यही है कि जब चुनाव आयोग ने हमें ये अधिकार दे दिया है कि हम उनकी संपत्ति के बारे में जाने, तो इसलिए थोड़ी दिया कि बस जाने, उनसे सवाल भी तो करें कि भाई आपको तो मीटिंग में हम भेजते तो दूल्हा बना के, आपकी ये स्थिति थी, ये अचानक कौन सा उद्योग लगा लिया आपने जिसमें दुनदुनी राजचोनी, मतलब इतनी तो एफडी कोई बड़ी इंश्योरेंस वाली कंपनी तक नहीं दे रही कि साथ दुगनी चौगनी हो जाए। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि एक नेता जो एक एक वोट की भीख मांगने के लिए हमारे द्वार पर याचक दिखाई देता है, जब उसकी संपत्ति का ब्यौरा देखते हैं हम, तो उसके संपत्ति के डिजिट समाते नहीं है कैलकुलेटर में। और इसके अलावा स्थिति ये कि जब मतलब मैंने भी देखे अखबारों में, देख के दंग रह गया, मेरी संपत्ति इतनी, मेरा केस इतना, मेरी पत्नी का केस इतना, मेरे नाम ये फ्लैट, मेरी पत्नी के नाम वो फ्लैट, मेरे नाम ये खेत, मेरी पत्नी के नाम वो खेत, मेरी इतनी ज्वेलरी, मेरी पत्नी की इतनी ज्वेलरी। और ले दे के कुल मिला के स्थिति ये है कि भाई कहां से, जब आप फुल टाइम आप पॉलिटिशियन ही हो तो फिर ये सब हो क्या रहा है। यदि कोई उद्योग कर रहे हो तो ये उद्योग आप जनता को भी तो बताओ कि ये उद्योग कौन सा है जिसमें संपत्ति ऐसे बढ़ती है जैसे बेशरम का पौधा बढ़ता है प्रतिकूल अवस्थाओं में भी। तो ये तो हुनर आपको जनता को भी बताना चाहिए, तो पता तो लगे ना पैसा कहाँ से रहा है, और जनता भी आपकी गुण गाएगी कि बढ़िया नेताजी ने हमको भी सिखा दिया, हम भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो ये तो गलत है। जनता आज भी रोती है, सिलेंडर महंगा है, खाना महंगा है, यानी छोटी छोटी बात के लिए जनता रोती है। तो आपको आश्चर्य होता होगा कि ये अपनी औकात से बाहर नहीं निकलते, इन्हें हमेशा वही दिखाई देता है। चाय पत्ती 250 रुपये किलो है, शक्कर साहब 45 रुपये किलो हो गई, तुअर की दाल 188 हो गई। तो भाई हमारी हैसियत ही हमारी यही है, हमारी स्थिति यही है, हमारी मर्यादा ही यही है, तो हम तो यही बात करेंगे ना। देखिए आप तो वो बात करने से रहे, आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपका तो नौकर ही शाम को 200-500 रुपये का मार लेता होगा, तो आपको वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपके पास वो धंधा है जिसमें रकम दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो बस कहना सिर्फ इतना सही है कि वाकई में ये धन संपदा एक नंबर की है। मैं भारत के सभी सांसदों को चैलेंज कर रहा हूं ये कि यदि तुम्हारी संपत्ति वाकई में 1 नंबर 1 की है और वाकई में आपने किसी उद्योग से, किसी व्यवसाय से, किसी खेती से उत्पन्न करी है, तो ये हुनर आपको जनता के बीच में साझा करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। और आप ऐसा करके बड़ी सेवा करेंगे भारत माता की, क्योंकि उसका हर बच्चा, इस देश का हर नागरिक आप जैसा ही हो जाएगा ना फिर तो, जब आप उसको बता देंगे तो कि देखो मैं ऐसे करता हूँ। और आपका दायित्व बताना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका काम है जनता का मार्गदर्शन करना, उसकी बेहतरी के लिए शासन में रिप्रेजेंटेशन करना। तो बस प्रभु इतनी ही प्रार्थना है कि अपने लिए बहुत हो गया, पर्याप्त है 2-4-10 पीढ़ियों के लिए। तो जनता ही चिंता भी कर लो कि वो आज 70-75 साल बीतने के बाद आज भी मुफ्त राशन पर आश्रित है। धिक्कार है तुम्हारी नेतागिरी पे। तुम्हारा जीवन किस काम का, जब तुम्हारे देश का नागरिक आज 70-75 साल देश की आजादी को हो गए, आज भी वो मुफ्त के राशन पर निर्भर है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात थोड़ी है, हाँ शर्म की बात है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सेवक, वो हमसे ज्यादा मालदार हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कोई ऐसा मुद्दा मिला तो लेके सामने आऊंगा, और आपको लगता है कि मैं मुद्दे पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर किसी भय, बगैर किसी राग द्वेष के, सबके अच्छे के पक्ष में, बुरे के खिलाफ उठाता हूं। तो प्लीज मेरे कंटेंट को लाइक किया करें, इन्हें शेयर किया करें, और जैसा कि मैं मानता हूं शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।